कि हाउ टू फाइंड मास ऑफ एन एटम। किसी एटम का मास कैसे फाइंड किया जाए। अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यस सर। जिस बच्चे ने पूछा था उसे क्लियर है? यस सर। ओके। सो बहुत ईयर्स पहले साइंटिस्टों ने एटम के मास को निकालने के मेथड खोजने शुरू किए। ठीक है। एटम के मास को निकालना क्यों मुश्किल था, इसका जवाब आप क्या दोगे? वाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ए मास ऑफ एटम? They are very small in size. टू फाइंड द मास ऑफ, अभी देखेंगे कि क्यों निकालना चाहे थे, वो भी ये भी क्वेश्चन करेंगे। टू फाइंड द मास ऑफ एटम इज वेरी डिफिकल्ट। वाई डिफिकल्ट? बिकॉज एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। एटम बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर मैं कहूँ कि मिलीग्राम कितना होता है, पहले बताओ मिलीग्राम कितना होता है। मिलीग्राम, mg का मतलब मिलीग्राम कितना होता है? 10⁻³ ग्राम होता है। नैनोग्राम कितना होता है? 10⁻⁹ ग्राम। और पिकोग्राम कितना होता है? 10⁻12 ग्राम। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन तो प्लीज टेल मी। पीजी मतलब क्या यहाँ पर? पिको। पीजी मतलब यहाँ पे पिकोग्राम। और एनजी मतलब क्या है? नैनोग्राम। नैनोग्राम। ठीक है। एनजी मतलब यहाँ पर नैनोग्राम है और एमजी मतलब मिलीग्राम। अगेन मैं सबसे बोल रहा हूँ कि जिसको प्रॉब्लम ना हो प्लीज़ अपने अपने वीडियो ऑन करके रखें। मैं चेक कर रहा हूँ कौन कैसे पढ़ रहा है, मैंने भी अपना ऑन कर रखा है। तो प्लीज़ वीडियो ऑन करके पढ़ाई करें और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो, ध्यान दें। बार बार वीडियो ऑन ऑफ करोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। ये चैप्टर बिल्कुल भी रिडॉक्स की तरह नहीं है। ठीक है। जो एटम का मास होता है वो एटम का मास इनके मास से भी कम होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे कौन आंसर करेगा अगर मैं आपको बोलूं कि शॉप पर जाओ और 10⁻12 ग्राम शुगर लेके आओ, ला पाओगे? नो सर। मैं आपसे कहूँ शॉप पर जाओ 10⁻12 ग्राम शुगर लेके आओ, ला पाओगे शुगर? नो सर। नहीं। क्यों नहीं लेके आ पाओगे? क्यों नहीं लेके आ पाओगे? बहुत कम है। क्योंकि बहुत कम है। इतना छोटा वेट आपको मिलेगा क्या शॉप में? नहीं मिलेगा ना। इतना कम वेट आपको शॉप में नहीं मिलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेट बहुत ही छोटे हैं। प्रतीक, डागर एंड ऋषभ वीडियो को ऑन करें। ठीक है। चलो। और एटम का मास जो होता है वो इससे भी काफी कम होता है। द मास ऑफ एटम इवन स्मॉलर देन दिस। ठीक है। मास ऑफ एटम इवन स्मॉलर देन दिस। एटम का मास इवन इससे छोटा है। तो फिर क्यों छोटा है इस बात को समझते हैं। तो देखो ध्यान से, वीडियो ऑन करना है और अनम्यूट रहना है। विशेष अनम्यूट रखो अपने आप को। विशेष 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 यस सर। अनम्यूट करना बेटा, अभी डिस्टर्ब होता है। चलो अब मुझे बताओ
एटम के मास को जब साइंटिस्टों ने निकालने की कोशिश की तो कैसे कोशिश किया उन्होंने? देखो, आपको पता है कि जो एटम्स होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? शेल। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ, एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटम का मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब है? एटम का मास। एटम का मास। जैसे बच्चों मैं कहूं कि आपका मास क्या है, तो क्या जवाब दोगे इसको? आपके मास में क्या क्या काउंट होगा? आपके हैंड, स्टमक, बैक, आइज, सब कुछ आएगा। उसी तरीके से अगर एटम के मास की बात करें हम, तो एटम के मास में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जरा बताइए मेरे को। क्या मैं एटम के मास को ये लिख सकता हूं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेल मी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्योंकि एटम के अंदर यही 3 पार्टिकल हमने देखे हैं, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? मुझे बताइए, यस या नो? Yes, sir. यस सर। भाई एटम का मास क्या होगा? एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका मास। ठीक है, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना होते तो बताओ एटम का मास क्या होता? जीरो। ठीक है, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना होते तो एटम का मास क्या होता? जीरो। जीरो। हाँ, अब जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के मास की वैल्यू किसी को पता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास प्रोटॉन का कोई बता सकता है? देव, आप बता सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.9 into 10 to the power minus 27. 1.9? 9.1. No, this is not the mass of proton. Anyone? 1.6 into 10 की पावर minus 24 minus 30 ग्राम 1.6 into 10 की पावर minus 27 किलोग्राम। Very good, Tanya. It is roughly 1.67. हाँ, तन्वी, वेरी गुड तन्वी, सॉरी। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है रफली? 9.11 into 10 की पावर minus 31। क्या सही बताया है? रिपीट करना। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन? 1.6 into 10 साक्षी, की सारिका, पावर सौरभ, तनिषा प्लीज़ अपने वीडियो को ऑन रखें। मैं क्योंकि ये चैप्टर में अगर कंसंट्रेशन आपकी नहीं सही रहेगी तो प्लीज़ नुकसान होगा आपका। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होता? यस सर। हाँ, दैट इज इक्वल टू 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। एन का मतलब न्यूट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.9 into 10 की पावर minus 31 into 10 की पावर minus 31 kg। हाँ,
इलेक्ट्रॉन का मास तो कॉन्फिडेंटली सभी को याद है, 9.1 10⁻31 kg। ठीक है, इन तीनों के मास देखने के बाद मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर है, मगर जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा है कम है? कम कम। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को, यहां से ध्यान देना आप लोग, मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 1.67 10⁻27 डिवाइड बाई 9.1 10⁻31। ये अप्रॉक्सीमेटली, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1834 अप्रॉक्सीमेटली। सम बुक राइट 1832, सम 1833, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया। इसका क्या मतलब है बताइए, जो मैंने ये सॉल्व किया है इसका क्या मीनिंग है? बताइए जरा। मास ऑफ प्रोटॉन इतने टाइम ज्यादा। हाँ, क्या मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1834 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1834 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के 1834 टाइम्स है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो फिर अभी आपने क्या लिखा, एटॉमिक मास। आपने कहा एटॉमिक मास, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब n, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ एटम के मास में मेनली कंट्रीब्यूशन किसका है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इनके रिस्पेक्ट में 1834, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, इतने क्वांटिटी से कम है। तो हम एटॉमिक मास में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके निगलेक्ट कर दूं तो एटॉमिक मास बेसिकली बचेगा क्या, मास प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये बचेगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग मास नंबर भी कहते हैं, मास नंबर। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, आई नो इट, लेकिन बेस 0 से स्टार्ट होता है। आगे धीरे धीरे चैप्टर में हम बहुत बढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। कोई पूछे कि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर क्यों नहीं करते, एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करते, तो उसका क्या जवाब दोगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या जवाब दोगे? Because mass of proton is 1834 times of mass of electron. बिल्कुल सही, यही अच्छा आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है कि एग्जैक्ट डेटा के साथ दो कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1834 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन के मास से। इसलिए एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का है रादर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये तो पहले सभी प्रोफेसर ने, साइंटिस्ट ने ये तो डिफाइन कर दिया कि एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन।
ये सभी लोगों ने फाइंड कर लिया कि अभी तक जो हमने आज पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ठीक है, जो एटम का मास होगा, मास ऑफ एन एटम, ये जिसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन वही बना हुआ है, अभी भी क्वेश्चन वही बना हुआ है कि इस आखिरकार इस एटम के मास को फाइंड कैसे करें, कैसे वे करें, इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो जब एटॉमिक मास की कैलकुलेशन के बारे में सोचा जा रहा था तो उस समय एक एलिमेंट था जिसकी अबंडेंस बहुत ही ज़्यादा थी। नेचर में एक एलिमेंट था जिसकी अबंडेंस बहुत ही ज़्यादा थी। अबंडेंस समझते हो ना? अबंडेंस नेचर में पाया जाने वाला एलिमेंट। बताओ वो कौन सा एलिमेंट था जिसकी अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा थी? कार्बन। कार्बन। बिल्कुल सही जवाब। एक एलिमेंट था जिसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी, जिसका नाम था कार्बन। कैसे रिप्रेजेंट करते थे उसको? 6C12। ठीक है, देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन एक एक छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप बेस को बनाएं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्यों एटॉमिक मास यूनिट अभी मैं पढ़ाऊँगा, कार्बन क्यों लिया गया उसका जवाब मैंने दे दिया आपको, क्योंकि नेचुरल अबंडेंस कार्बन की बहुत ही ज़्यादा थी। पहला पॉइंट। दूसरा, क्या आप देखते नहीं हो, घर में हो चाहे बाहर हो, क्या कार्बन आपके लिए हार्मफुल ज़्यादा होता है क्या? मतलब कार्बन के साथ हैंडल करना आसान है या डिफ़िकल्ट है? आसान है ना? आसान है। क्या कार्बन को आप हैंड में ले लोगे तो आपके हैंड को हार्म कर देगा क्या? No, sir. नो, नहीं। इसीलिए वेरी गुड, इसीलिए साइंटिस्टों ने मास ऑफ एटम की यूनिट ग्राम में नहीं ली, किलोग्राम में नहीं ली, सबसे पहले उसकी यूनिट को एएमयू में लिया। एएमयू का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्यों लिया गया? क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा है, तो अभी यूनिट अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए एटॉमिक मास यूनिट ले लिया कि अभी एटॉमिक, देखो मास, एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटम के मास की यूनिट, जो कि ग्राम में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एक एटम का मास बहुत ही कम है। बाद में एटॉमिक मास यूनिट को कैसे ग्राम में कन्वर्ट किया जाए ये निकाल दिया गया, लेकिन शुरू में मास ऑफ एटम की, मास ऑफ एन एटम की यूनिट क्या थी? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी विल सी। तो लोगों ने कहा कि मास ऑफ एन एटम को हमें एएमयू में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और एएमयू क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि एएमयू का मतलब ही है एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम के मास की यूनिट। नैनोग्राम में नहीं कर सकते, पिकोग्राम भी नहीं कर सकते, किलोग्राम नहीं कर सकते, और मिलीग्राम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मास का, एटम का मास इससे भी कहीं ज़्यादा छोटा है। तो इसलिए पहले एएमयू में किया, एटम के मास को एएमयू में, और फिर डिफाइन किया कि एक एएमयू कितना होता है, 1 एएमयू कितना होता है। कैसे डिफाइन किया? बोला कि आप कार्बन एटम लो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम या 1 कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? उस समय कार्बन का आइसोटोप कौन कौन से थे? 6C12 था, 6C13 था और 6C14 था। ये 3 कार्बन के आइसोटोप्स थे उस टाइम पे। लेकिन सबसे स्टेबल और सबसे ज़्यादा नेचुरल अबंडेंस किसकी थी? C612 की। तो इसलिए लिया गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम में किसको लिया गया? 6C12 को। तो बोला क्या कि मास ऑफ, फिर से मैं लिखता हूं, मास ऑफ 1C12 एटम को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, मतलब 1 कार्बन एटम के मास को
अगर 12 पार्ट कर दिए जाएं तो जो उसमें एक पार्ट होगा वो क्या होगा? AMU। मतलब कहने का है कि कोई आपने ये एप्पल लिया और इस एप्पल के 12 टुकड़े कर दिए, ठीक है? जो उसमें एक टुकड़ा निकल के आया, पार्ट के निकल के आया, उसे क्या बोला कि वो एक MU होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि कार्बन एटम के 12वें पार्ट को, यानी कि 1/12 पार्ट को एक AMU कहते हैं। ये बात जितने लोगों को समझ में आई हो, डेफिनेशन, रेज योर हैंड फास्ट, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जो 9th में आपने पढ़ रखा है। सभी लोग को हैंड रेज करना, जिसको नहीं करेगा मैं समझ लूँगा उसको समझ में नहीं आया, और फिर वो मुझसे पूछेगा कि सर आपने क्या बताया। सौरभ, तान्या, वैभव, PK शर्मा किसका नाम है? वो इस PK शर्मा, This is observation tape. अच्छा अच्छा ठीक है, Virendra sir, this is observation tape. ओके सॉरी सर, ओके। अच्छा, कुछ बच्चों ने भी हैंड रेज नहीं किया। तान्या का वीडियो नहीं चल रहा है। वैभव आपको कोई डाउट है इसमें? वैभव, ओके। जतिन, आपको कोई डाउट है? जतिन, कैन यू हियर मी? जतिन, ओके ठीक है। ओके, ग्लास लगवाऊंगा, सिम तो रहा नहीं तो यार। बेटा जिसने म्यूट कर लो, ऐसे मत बोलो, रिकॉर्डिंग में जाता है। ओके ठीक है, चलो ये सब कुछ में आ गया। तो कार्बन 12 एटम के हैंड, जिन बच्चों ने हैंड जो रेज कर रखा है, हैंड डाउन कर लो बेटा, हैंड डाउन कर लो अब। और वीडियो सभी को ऑन रखनी, मुझे बार बार ये मत कहना पड़े। हर्ष हैंड डाउन कर लो। चलो, कार्बन एटम के 12वें पार्ट को हम लोग एक MU कहते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों? देखो, मास ऑफ 1C12 एटम इक्वल टू 12 AMU। मास ऑफ 1C12 एटम इक्वल टू 12 AMU। क्या बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब जरा ध्यान देना, मुझे बताओ C612 में किसी भी एलिमेंट में जो नीचे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Atomic number. एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? Mass number. Atomic mass. मास नंबर। तो C612 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6. Sir, 6. 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 6। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बताना जरा मुझे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है। और जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था बच्चों कि जो मास ऑफ एटम होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अगर मैं एटम के मास में जो कि 12 था, में अगर मैं
6 को सेपरेट कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो क्या मुझे ज़रा बताना एक बात, जो मास ऑफ कार्बन एटम है वो 12 mu के बराबर है, और एटम के अंदर कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को तुमने निगलेक्ट कर दिया है, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इक्वल टू 12 mu ले सकता हूँ? 12. जल्दी बताइए, यस या नो? Yes, sir. यस सर. अच्छा, नाउ टेल मी, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास बराबर होते हैं? Yes, sir. यस सर. तो दोनों को x मान लूं या दोनों को p मान लूं? तो लेट p इक्वल टू n इक्वल टू x, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 6x प्लस 6x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताना? 1। 1 a.m. ये आ गया AMU 1 AMU। जहां पर x क्या है ये बताइए, व्हाट इज x हियर? Mass of proton and x क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ neutron. न्यूट्रॉन। चलो अब मुझे बताओ, आपको एक एमयू क्या समझ में आया? ध्यान देना, इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि जो एक एमयू होता है वो या तो एक प्रोटॉन का मास होता है या फिर एक न्यूट्रॉन का मास होता है। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। इस बात से सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. So now we can write 1 AMU equal to mass of 1 proton or mass of 1 neutron। मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये एक एमयू होता है। यहां से ये निकल के आया है। और क्या अब आप लोग इसी का जवाब दे सकते हो कि कार्बन एमयू को डिफाइन करने के लिए कार्बन एटम ही क्यों लिया गया? इसका जवाब क्या दोगे बताओ? The carbon का nature of abundance ज्यादा है. और वो इको फ्रेंडली है ना? उसको हैंडल करना Yes. आसान है। देखो इन सब चीज़ों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलने लग गए, ठीक है ना? और एक एमयू क्या होता है, कौन डिफाइन करेगा जल्दी से? व्हाट इज 1 AMU? Mass of 1 proton. हाँ, ऐसे मत बोलना कि इट इज द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे बोलना कि इट इज इधर 1 AMU मास ऑफ 1, इट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सभी एटम के मास को AMU में लिखेंगे। चलो अब एक एक करके लिखते हैं। मास ऑफ एन एटम इन AMU। जरा बताना, 1H1 हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन हैं? एक. कितने? इट हैज 1 प्रोटॉन, इट हैज 1 प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। तो इसमें 1 प्रोटॉन है,
तो मास ऑफ एन एटम क्या होता है एएमयू में? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का एटम का मास मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 AMU। 1 AMU। 1 AMU, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है। इसी तरीके से 2He4 की बात करूँ, ये रफ कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत इसमें 0.001 इस तरीके के ऐड होते हैं। हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग मास को लिख रहे हैं। जैसे 2He4 है, तो इसमें जो नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसमें? 2। 4 - 2 कर दो तो 2 आ गया ना। तो प्रोटॉन एक प्रोटॉन इक्वल टू 1 AMU और एक न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 AMU। तो टोटल AMU कितने हो गए इसमें? 4, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 AMU। तो अगर मैं हीलियम का मास AMU में लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 4 AMU। तो अच्छा मुझे इतना बताओ कि क्या जो ऊपर लिखा हुआ है ये, क्या मैं एग्जैक्टली इसी के बराबर लिख सकता हूँ क्या AMU को? तो जो ऊपर लिखा होता है दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ही तो होता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने 1 AMU लिखवाया था, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, हाँ तो आप ये प्लस क्यों कर रहे हो? मैंने लिखवाया था एक MU जो होता है वो मास ऑफ 1 प्रोटॉन कह सकते हो, और न्यूट्रॉन का मास रफली प्रोटॉन के मास के इक्वल के होता है, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन भी कह सकते हो। ये मैंने कहा नहीं कहा? बताओ पहले। हाँ कहा था, और हाँ। लगवाया था ना बीच में। हाँ, बीच में और लगवाया था। अब बताओ जरा, किसी एटम के अंदर अगर 2 न्यूट्रॉन है, एक मिनट सुनो। हाँ पहले मेरी बात सुनना। किसी एटम के अंदर 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? AMU होता है, 1 AMU होता है। तो 2 प्रोटॉन का मास कितना हो गया जरा बताना मुझे, बोलो बेटा। 4 दो प्रोटॉन का मास 2 AMU हो गया, और 2 न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया? बोलो बेटा बोलो। 2। तो अगर एक एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और दोनों का मास 2 AMU, तो टोटल मास कितना हो गया? 4 AMU। अभी बेटा समझ नहीं आया जिसने पूछा था मुझसे? यस सर। हाँ ऐसे तूने बेटा देखो, हमारे अगर 2 हैंड है तो दोनों हैंड का मास सम करेंगे ना हम लोग। पहले हैंड का मास भी 1 AMU है और दूसरे हैंड का मास भी 1 AMU है, तो टोटल मास हमारा कितना हो गया? हैंड का मास कितना हो गया? 2 AMU। यस वही मतलब है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा बताओ, जो ऊपर लिखा होता है एलिमेंट के, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर रिप्रेजेंट करता है। यस सर। और इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो निगलेक्ट कर चुके हैं, तो क्या मैं ऊपर जो लिखा होता है उसी के इक्वेट कर दिया करूं AMU? जैसे एक सेकेंड बताओ, 6C12 है, इसको AMU में लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा इसका मास? एक कार्बन का मास AMU में कितना लिखूंगा? 12 AMU। क्यों? बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन। तो 6 AMU तो कितना आ गया? 12 AMU। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसी के इक्वेट कर दो अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। इस तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 8O16 इसका मास कितना होगा AMU में? एक ऑक्सीजन का मास 16 16 AMU। क्यों? क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है? न्यूट्रॉन। चलो जरा मुझे बताना, 11 सोडियम 23 इसका AMU में मास क्या होगा? 23 AMU। 23 AMU। 12 मैग्नीशियम 24 इसका मास क्या होगा AMU में? 24 AMU। बताओ जरा, मैग्नीशियम में कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन हैं?
12 protons and 12 neutron, 12 proton. 12 न्यूट्रॉन 12 प्रोटॉन। हाँ, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24 AMU। चलो और बताओ मुझे, 13 एल्युमिनियम 27, ये सब लिखा होना चाहिए कॉपी में। 13 एल्युमिनियम 27, बताइए इसका मास क्या होगा? 27 AMU. 27 AMU। 16 सल्फर 32, बताओ इसका मास कितना होगा AMU में? 32. 32 AMU। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? बताओ नीचे क्या लिखा हुआ है? 13। तो प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 27 माइनस 13 कितना आ गया न्यूट्रॉन? 14. 14। नहीं समझ आया? आ गया। हाँ चलो और मुझे बताओ, कैल्शियम 20, कैल्शियम 40, जरा बताना कैल्शियम का कितना मास आएगा AMU में? 40 AMU। 17 Cl 35.5। अब देखो इसका मास फ्रैक्शन में, तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये रफ कैलकुलेशन है, क्योंकि हमको अपने 11th के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलना है। ये मास एग्जैक्टली 32 नहीं होता है, ये 32.008 होगा। इसका मास 40 नहीं होता एग्जैक्टली, 40.001 हो सकता है। लेकिन हमको इस तरह अगर हम 40.001 पे जाएंगे तो फिर हमको हर मास को डेटा से देखना पड़ेगा, और हम सभी का मास इस तरह याद नहीं रख सकते। लेकिन हमको हमेशा इसी तरह याद की करते हैं। क्या आप लोगों ने नाइन्थ में भी ऐसे याद किया था ना? इसी तरह डायरेक्टली पता होगा कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्यों बच्चों? Yes, sir. और आपने एक चीज़ और सीखी थी नाइन्थ में, इसका मास फ्रैक्शन में क्यों होता है, इसका रीजन भी बताया गया होगा आपको, क्योंकि ये आइसोटोप्स होता है इस वजह से, है ना? तो चलो इस बारे में मैं बात करूंगा। पहले बताओ इसका मास अगर AMU में लिखना है तो कैसे बताओगे? 35.5 AMU। और ये तुम कहोगे सर ये 35.5 AMU कैसे आ गया? न्यूट्रॉन तो एक नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर होता है, तो फ्रैक्शन में कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो 70 Cl 35 और 17 Cl 37 इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, जब एवरेज निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। अदरवाइज आप 35 AMU ले सकते हो और 37 AMU ले सकते हो, अलग अलग इन दोनों के, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि मैंने इन दोनों का एवरेज इसमें लिख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम मत समझना इसको ऐसे, ये याद करने के लिए है सारा। चलो और किसी एटम का मास जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो भी कोई एटम बचा है जो बहुत इम्पोर्टेंट हो? फास्फोरस का पता है किसी को मास कितना होगा फास्फोरस का? 15P31 AMU ये होता है फास्फोरस का मास। अच्छा बताओ, ये मास जो बच्चों मैं लिख रहा हूँ, ये एक एटम का लिख रहा हूँ या ज़्यादा एटम का लिख रहा हूँ? सभी के ओनली वन एटम, और इसीलिए इसका हाँ ओनली वन एटम का मास लिख रहा हूँ मैं। चलो सभी लोग एक बार देख लो इसको, सभी ने देख लिया इसको? यस या नो? Yes, sir. ओके। विशेष समझ में आ रहा है? विशेष Yes, sir. वैभव आपको? Sir. सौरव आपको? सौरव यादव आपको समझ में आ रहा है? सौरव। Yes, sir. रितेश देसवाल आपको समझ में आ रहा है? रितेश? Yes, sir. ठीक है चलो। अब अगर मुझे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालना है, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलेंगे? Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। Molecular. हाँ मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल कौन सा होता है? जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स हो। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर
एक से ज्यादा एटम्स हो, ठीक है। एक से ज्यादा तो देखो, जैसे मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल H2O का मास निकालना है मेरे को, केवल एक मॉलिक्यूल का। तो अगर एक मॉलिक्यूल H2O का मास निकालना है तो क्या करेंगे इसके लिए? इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन एटम। 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1 1। और बताओ एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना लिया था हम लोगों ने? 1 AMU। 1 तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 2 2 AMU। AMU। तो 2 AMU। और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना लिया था हम लोगों ने? 6 16 AMU। तो बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 18 AMU। 18 AMU। ठीक है, चलो आते हैं CO2 मॉलिक्यूल में। CO2 में कार्बन एटम कितने हैं? So 1 1 कार्बन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 2 ऑक्सीजन एटम हैं। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। और 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 32 2 × 16 AMU। कितना आ गया टोटल ये? 44 AMU। 44 AMU आ गया। ये मॉलिक्यूलर मास सभी को अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो जल्दी से इन सभी के मोलर मास सभी बच्चे बहुत फास्ट तरीके से अपनी कॉपी में निकाल के मुझे बताएंगे। ये पहला मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है NaOH, फोर्थ है HCl, फिफ्थ है H2SO4, सिक्स है C6H12O6, इसके बाद 7 है C12H22O11। पहले जल्दी से इनके मॉलिक्यूलर मास मुझे बताओ, 1 मॉलिक्यूल की मास बताओ। लास्ट में ऑक्सीजन कितना है? लास्ट में ऑक्सीजन कितना है? दिखाई दिया लास्ट का ऑक्सीजन? यस सर। ओके, बताओ जल्दी से। किसका? NaOH का, हाँ बिल्कुल सही। NaOH में Na+O+H है, तो 40 + 16 + 1 कितना जाएगा? 40 AMU। आप लोग सभी सॉल्व करें, मैं पूछूंगा इंडिविजुअली किसने किसने क्या निकाला है। प्रियांशु, अंजलि, आयुष, चंचल, वीडियो बेटा ऑन करो। Na का 40 नहीं आएगा। 40 नहीं आएगा? अच्छा, Na का 23 है, Na का 23 है, सॉरी। आयुष, चंचल, दीपेश, हो गया सर। ओके। जय और ऋषभ, वीडियो ऑफ क्यों आपके? जय और ऋषभ, हिमांशु, जतिन, दिव्या, हर्षिता, मयंक, तानिया, हर्ष राव, इशिका। सर HCl का 36, H2SO4 का 98। एक सेकंड बेटा, सभी नहीं बताने। HCl का निकालोगे तो HCl में Cl को आपको एवरेज वाला लेना है, तो हाइड्रोजन का 1 AMU और Cl का 35.5 AMU कितना आ जाएगा? 36.5 AMU। 6.5 है। हाँ, अच्छा इसका नाम क्या होता है बच्चों H2SO4 का? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। प्रियांशु बताना सल्फ्यूरिक एसिड का मास क्या होगा? प्रियांशु, यस सर। सल्फ्यूरिक एसिड का मास बताना प्रियांशु, सल्फ्यूरिक एसिड का। सर 98। 98। क्या सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं 98 ही है सल्फ्यूरिक एसिड का? यस सर। सर अच्छा,
Yes. मैं डायरेक्टली लिख दूं फिर इसका 98? यस सर। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 दैट इज 98। चलो अंजलि, C6H12O इसका नाम क्या होता है अंजलि? ग्लूकोज। ग्लूकोज। बताना जरा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 180 AMU। 180। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 180 AMU। और इसका नाम क्या होता है? शुगर। शुगर मॉलिक्यूल। सो इसका मास कितना है बच्चों? 342 AMU। 342 342 AMU। 340. 342 AMU। वेरी गुड।